हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग अपना घटना चक्र पॉलिटी देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स और जो हमारा नेशनैलिटी यानी कि नागरिकता है उससे क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। और साथ में जो हमारा री एग्ज़ाम होना है उसके लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें फंडामेंटल राइट्स से किस तरह का क्वेश्चन, कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, पहला जो टॉपिक है वो है नागरिकता। अब नागरिकता से 2-4 क्वेश्चन ही थे, इस वजह से हमने फंडामेंटल राइट्स को भी आज ही की वीडियो में सम्मिलित किया है। देखिए, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो आपसे कह रहे हैं कि नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो संविधान के किस भाग में है। कई छोटे छोटे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखें कि आरओ ने भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4। तो मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा कि जो हमारे संविधान का भाग 2 है, जिसमें हम लोग आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 पढ़ते हैं, वो क्या कहता है, वो बताता है भैया नागरिकता से संबंधित क्या प्रावधान है भारत देश के भीतर। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि भाग 2 में नागरिकता यानी नेशनैलिटी से संबंधित प्रावधान है। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपसे कह रहे हैं कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया था। ऑप्शंस देखें, 10 दिसंबर 2019। कुछ डेट्स ऐसी होती हैं जो कभी भी पूछी जा सकती हैं, तो इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा। दूसरा कह रहे हैं 11 दिसंबर 2019, तीसरा है 12 दिसंबर 2019 और नेक्स्ट है 13 दिसंबर 2019। और देख रहे हैं किस तरह से डेट दी हुई है, मतलब लगातार एक भी दिन का गैप नहीं। तो इतना जो है फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं हमारे यूपीपीसीएस में। तो चलिए इसका सही उत्तर जान लेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो बी वाला हो जाएगा, यानी कि 11 दिसंबर 2019 में। ठीक है, तो जो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 आया था वो लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया था। ये भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया, तो 2019 9 दिसंबर को। उसी तिथि को लोकसभा से पारित भी हो गया, यानी कि 9 दिसंबर को यहाँ पे लाया गया और 9 दिसंबर को ये पारित भी हो गया। फिर आप देखिए 11 दिसंबर 2019 को ये राज्यसभा में जो है पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी दे दी, तब ये विधेयक जो है वो अधिनियम बन गया। ठीक है, तो आप देखें पारित करने की बात की गई थी, तो पारित जो है 11 दिसंबर 2019 को हो गया था, क्योंकि लोकसभा में पहले ही हो गया था। दूसरे सदन में गया, दूसरे सदन में 11 दिसंबर 2019 को पारित हो गया और हमसे पारित करने की ही डेट पूछी जा रही है। अगर पूछते हैं कि भैया एकदम से लागू कब हुआ, आप देखिए कि जब राष्ट्रपति जो है वो अपनी मंजूरी दे देते हैं, उनका जो सिग्नेचर है वो लग जाता है, तो कोई भी विधेयक होता है वो अधिनियम बन जाता है। तो हमसे अधिनियमित कब हुआ है ये पूछा नहीं गया, तो जो पूछा जाए भैया वही उत्तर देना है। आगे देखें, 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ये पूरी तरह से लागू हो गया है। तो लागू कब से है ये भी जाने रहिए, लागू है भैया ये 10 जनवरी 2020 से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे और यही 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अब हम देखेंगे अपना फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो नागरिकता से केवल 2 क्वेश्चंस थे। इसके पहले जो भाग 1 है हमारा, उससे जो मतलब क्वेश्चंस थे इसके पहली वाली वीडियो में हमने देखा था। आज हमने भाग 2 से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी देख लिए। अब हम लोग भाग 3 से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखेंगे। तो हमारे संविधान में आप देखेंगे कि गणना की दृष्टि से 25 भाग हो जाते हैं, लेकिन अगर आप वैसे क्रमवार देखेंगे तो क्रमवार टोटल 22 भाग ही हैं। तो 22 भाग जो है ना, उसमें हमने भाग 1 में देखा क्या क्वेश्चन बने, भाग 2 के देख लिए कौन से क्वेश्चन बने हैं। अब हम लोग भाग 3 पे आ गए हैं। ठीक है, भाग 3, और ये भाग 3 क्या है भैया, फंडामेंटल राइट्स, जिसको हम लोग मूल अधिकार कहते हैं। ये हमारे संविधान के भाग 3 में और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक सम्मिलित है। ठीक, चलिए हम लोग देखेंगे जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था आरओ का, जिसके लिए हम लोग जिस री एग्ज़ाम की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मतलब निरस्त हो चुका है, उसमें कौन सा फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में देख लेंगे, या वो क्वेश्चन कौन सा है उसको देख लेंगे। उसके बाद फिर जो और क्वेश्चन है उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट, अर्थात आपसे बताना है, आपको मतलब बताना है कि बताओ कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, यानी कि आपसे सही नहीं पूछ रहे हैं,
आपसे गलत स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा गलत है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। पहला ऑप्शन है कि मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। ठीक है, यानी कि जो हमने संविधान में भाग 3 रखा हुआ है मूल अधिकार, ये यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। दूसरा कह रहे हैं कि राइट टू डाई अर्थात जो मृत्यु का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूलभूत अधिकार है। तीसरा कह रहे हैं कि भैया भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। तो कहीं से भी आपने इसको देखा है कि भारत देश एकदम पूर्ण संघीय है। फिर चौथा जो स्टेटमेंट है, कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। तो चलिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं उसको देख लेते हैं। पहला में है कि बी और सी, दूसरा कह रहे हैं सी और डी, तीसरा है बी और चौथे में है बी, सी और डी। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो डी वाला हो जाएगा, यानी कि बी वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग है। ठीक है, यानी कि जो भी ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो सभी के सभी रॉन्ग है। तो ये जो अनुच्छेद पहला वाला तो स्टेटमेंट सही है कि मौलिक अधिकार जो है वो कहाँ पर बेस्ड है, तो जो हमारे यूएसए का क्या है बिल ऑफ राइट्स उसी पर आधारित है। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, तो भैया ऐसा नहीं है, मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। आगे देखिए अगला जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। गलत बात है। आपने देखा होगा कि एक लोग हैं जिनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि भारतीय संविधान जो है वो अर्ध संघात्मक है, कुल मिलाकर के पूर्ण संघीय संविधान नहीं है। ठीक है, फिर आप देखिए भारतीय संविधान के अनुसार जो मूलभूत अधिकार है यानी कि फंडामेंटल राइट्स है उनको हटाया जा सकता है, तो नहीं, इनको हटाया नहीं जा सकता, लेकिन इनको कुछ टाइम के लिए निलंबित किया जा सकता है। आप देखिए जो मतलब कि इमरजेंसी लगती है उसमें फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन हटा नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं है कि उसको हटा दिया जाता है। और एक बात और याद रखिएगा कि जो मतलब कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी ऐसा नहीं है कि जितने फंडामेंटल राइट्स हैं सबके सब निलंबित हो जाए, नहीं। पहले ऐसा होता था कि अगर इमरजेंसी लगी है तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी निलंबित हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर ही अगर इमरजेंसी के टाइम में भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो निलंबित होते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसको भी आप याद रखिएगा। तो आप देखिए इसमें 3 जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, केवल पहला वाला सही है और हमसे रॉन्ग ही पूछा जा रहा था, इस वजह से इसका उत्तर हो जाएगा बी, सी और डी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है। ये मूल अधिकार यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित हैं। भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकार असीमित नहीं है, अर्थात इस पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आगे देखें, ये अधिकार अस्थायी नहीं है, अर्थात संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के माध्यम से इनको घटा या बढ़ा सकती है। भारत में शासन का जो स्वरूप है वो सामान्यतः संघात्मक है, किंतु किसी संकट के समय वह एकात्मक रूप धारण कर लेता है, लेकिन जो पूर्ण संघ दिया हुआ है वहाँ तो वो ऐसी बात नहीं है। आगे देखिए संविधान के अनुच्छेद जो 21 है इसके अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो वो जो फांसी वगैरह दी जाती है ना, मतलब किसी सज़ा के तौर पे, वो इसी वजह से दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि भैया बताया गया है हमारे संविधान में कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। ठीक है, तो कभी कभी मन में आ सकता है ना कि अगर मृत्यु का अधिकार नहीं है तो कैसे फांसी दे दी जा सकती है, तो इसी वजह से दे दी जा सकती है क्योंकि संविधान में लिखा है कि विधि के द्वारा बनाई गई प्रक्रिया से किसी को उसके जीवन के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। फिर आप देखें अनुच्छेद 21 बहुत बड़ा है, अभी हम लोग अगले क्वेश्चंस में देखेंगे। उसके अंतर्गत बहुत सारे अधिकार हमको मिले हैं, कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं उसको देख लीजिए। जैसे मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, ये हमारे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार अर्थात अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आ जाता है। जीवन रक्षा का अधिकार भी यहीं आता है, निजता का भी अधिकार आ जाएगा और स्वास्थ्य का भी अधिकार आ जाएगा। अभी आपको एक लंबी सी लिस्ट मिलने वाली है आगे के क्वेश्चन में। ठीक है,
देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो वर्तमान में टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, यानी कि केवल 6 फंडामेंटल राइट्स या मूलभूत अधिकार अभी वर्तमान में जीवित हैं। पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन एक संविधान संशोधन होता है, 44वां संविधान संशोधन। उस संविधान संशोधन के माध्यम से जो राइट टू प्रॉपर्टी था, यानी कि प्रॉपर्टी का जो अधिकार था, उसको यहाँ से हटा करके भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया, ठीक है। तो अभी वो मूल अधिकार नहीं रह गया। तो वर्तमान में हमारे पास टोटल 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। अभी कौन कौन से हैं वो आपको देखने को मिलने वाला है आगे, ठीक है। तो उन्हीं अधिकारों में से आपसे कह रहे हैं बताओ कि कौन सा अनुच्छेद है जो कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। ऑप्शंस देखिए, अनुच्छेद 19, 17 या फिर 23 या फिर 24। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही उत्तर है वो तो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 24, ठीक है। तो आर्टिकल जो 24 है वो कहता है कि कोई भी बच्चा मतलब कोई भी छोटा बच्चा, ये बात नहीं है कि 2-4 साल का बच्चा, नहीं, जो मतलब कि 14 साल से कम आयु के बच्चे हैं, यानी कि अगर उनकी उम्र 14 साल से कम है, तो इस तरह के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने में या किसी माइन में, यानी कि जो खनन करने का काम होता है, जैसे कोयला खदान हो गई, उसमें खान में जो है कोयले को मतलब खनित किया जाता है, तो यहाँ पे या किसी भी तरह के खतरनाक काम में उनको नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो ये कौन कहता है, ये हमारा अनुच्छेद 24 कहता है। जो अदर ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद जो 19 है वो क्या कहता है, तो अनुच्छेद 19 जो है वो वाक स्वातंत्र आदि विषयक, मतलब कि वाक एवं व्यक्ति बोलने की जो स्वतंत्रता है वो आपको कहाँ से मिलती है, अनुच्छेद 19 से मिलती है। और आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भी आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती हैं, ठीक है। जो हमारा अनुच्छेद 17 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, IAS तक ने पूछा हुआ है। ये कहाँ मतलब कि ये क्या बताता है, अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, ठीक है, यानी कि जो छुआछूत उन्मूलन है उसकी बात कहाँ पे की गई है, अनुच्छेद 17 में। जबकि जो हमारा अनुच्छेद 23 है वो क्या कहता है, वो कहता है भैया कि मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा, उसके साथ बलात् श्रम नहीं, अर्थात कि उसके साथ मतलब वो बेगारी से काम नहीं करवाया जाएगा। बेगारी क्या होता है, आपने काम करा लिया, पेमेंट नहीं दिया, ठीक है। तो अनुच्छेद 23 जो है वो जो बेगारी है उस पर प्रतिबंध लगाता है, यानी कि बलात् श्रम का निषेध करता है, और मानव का दुर्व्यापार अर्थात उसकी खरीद फरोख्त जो है उसको करने से रोकता है। अब आप सोच रहे होंगे जो क्रिकेट वगैरह में मतलब खरीदारी की जाती है वो कैसे की जाती है क्रिकेटर्स की, तो भैया इसमें साफ साफ लिखा गया है कि दुर्व्यापार अर्थात किसी बुरे उद्देश्य से खरीदारी ना की जाए। जैसे बच्चों की खरीदारी की गई, उनके हाथ पैर तोड़ के उनसे भीख मंगवाया जा रहा है, तो ये एक बुरा उद्देश्य है। आप इस उद्देश्य के साथ बच्चे की मतलब कि किसी भी व्यक्ति की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं। बाकी क्रिकेट में जो बेचा जा रहा है, ये इतने महंगे बिके, वो उतने महंगे बिके, वो दूसरा मैटर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हमने कल हालांकि डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी देखेंगे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया था। ऑप्शंस देखें, अनुच्छेद 14 तो नहीं, 25 बिल्कुल नहीं, 29 या फिर 32। अब देखिए अनुच्छेद 32, कल हमने बताया था कि जो अनुच्छेद 32 है ना, उसको BR अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया था। हमने आपको ये भी बताया था कि जो भाग 3 यानी कि मूल अधिकार है, उसको NCERT में कहा गया है कि भाग 3 वो संविधान की आत्मा है। ओवरऑल अगर वैसे ही कोई पूछ ले बताओ संविधान की आत्मा क्या है, तो प्रस्तावना मान लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। तो यहाँ देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये संवैधानिक अधिकारों का मतलब कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, तो भैया अनुच्छेद 32 जो है ना, वो किसी भी व्यक्ति को अगर उसका फंडामेंटल राइट्स हनन हुआ है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है, ठीक है। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, ठीक है। तो उसके माध्यम से फिर हो सकता है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है वो आपको वापस मिल जाए। इसी वजह से इसे संविधान की आत्मा BR अम्बेडकर जी के द्वारा कहा भी गया है। उनका क्या कथन था, तो उन्होंने कहा यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना ये संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय अर्थात आर्टिकल 32 के सिवाय किसी अन्य अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा, ठीक है।
ये संविधान की आत्मा है। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सामान्यतः संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा माना जाता है। इसके पहले वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा था ना उद्देशिका, उसमें हमने बताया था कि वो क्वेश्चन भी पूछा गया है कि संविधान की आत्मा क्या है, तो उसमें प्रियम्बल जो है वो उत्तर माना गया था आयोग के द्वारा। अब जब भी पूछा जाए भैया बताइए बी आर अम्बेडकर जी ने किसको कहा है, तो आप डायरेक्ट मारिएगा कि जो आर्टिकल 32 है वो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड ग्रुप में इसको शेयर भी कर दिया करिए। मुझे नहीं समझ में आता कि लोग छोटे चैनल्स को बिल्कुल सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं, जबकि यही सारे कंटेंट, इससे भी रद्दी कंटेंट कोई और टीचर पढ़ा रहे होते जिनके पास कई सारे सब्सक्राइबर्स होते हैं लाखों में, तो लोग उसको शेयर भी करते हैं, लोग उसको लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। पता नहीं क्यों मेरे वाले वीडियो को ही नहीं करते हैं। अगर आप लोगों को कंटेंट में कोई कमी लगती है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करिए, मैं उस कंटेंट में सुधार करने की कोशिश करूँगी। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एटलीस्ट अगर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, वीडियो को शेयर कर दिया करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया। अभी मैंने आपको बताया था ना कि एक संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन, और उसी के द्वारा जो हमारा 7वां फंडामेंटल राइट्स था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको यहाँ से हटा करके हमारे संविधान के भाग 12 के आर्टिकल 300A अर्थात 300 का में रख दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। संविधान का 40वां नहीं, 40वां नहीं, 42वां भी नहीं होगा, 44वां संशोधन हो जाएगा, ठीक है। सी वाला और डी वाला भी नहीं होगा। अब देखिए 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से बहुत सारे संशोधन कर दिए गए थे हमारे संविधान में, लेकिन जो ये प्रॉपर्टी वाला है ये तो भैया 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया था, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। और हाँ, एक बात याद रखिएगा कि अभी जो नई वाली एनसीईआरटी आई है ना, उसके अनुसार वर्तमान जो स्थिति है हमारे राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि मतलब प्रॉपर्टी के अधिकार की, वो क्या है, तो वो एक संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि अभी वर्तमान में जो राइट टू प्रॉपर्टी है अर्थात संपत्ति का अधिकार है, वो कैसा अधिकार है, तो भैया वो संवैधानिक अधिकार की श्रेणी में आता है, ठीक है। संवैधानिक अधिकार की श्रेणी में अभी ये आ रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये देखिए आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी मिल गया है। और हाँ, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जुनून पढ़ाई का ही उसका नाम है टेलीग्राम चैनल का भी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में जो छुआछूत उन्मूलन है वो कौन सा आर्टिकल है। अभी मैंने बताया अस्पृश्यता का अंत अर्थात आर्टिकल 17, देखिए अनुच्छेद 17, ठीक है। बी वाला हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की गई। अब जैसे अनुच्छेद 17, ये क्वेश्चन ना बहुत पूछा गया है। आप कोई भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक देखिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा, मतलब बहुत पूछा जाता है। कभी मैच द फॉलोइंग में पूछ लेंगे, कभी डायरेक्ट पूछ लेंगे, कैसे ना कैसे करके पूछ ही लेते हैं। 2020 में तो मैंने बताया कि यूपीएससी ने ही पूछ लिया था और यही पूछा था कि अस्पृश्यता के अंत की बात कौन से आर्टिकल में की गई है, तो आर्टिकल 17। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कह रहे हैं कि भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु ये आज़ादी अंतर्निहित है कौन से अनुच्छेद में, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें हमें प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो दी गई है। अब ये कपड़ा प्रेस करने की स्वतंत्रता नहीं भैया, प्रेस अर्थात जो न्यूज़पेपर वगैरह आता है ना, वो मीडिया की जो स्वतंत्रता है उसकी बात हो रही है। ऑप्शन देखें, 19(1) के आ में, दूसरा कह रहे हैं कि 19(1) के बा अर्थात बी में, 19(1) के सी में, या 19(1) के डी में। अभी मैंने बताया था कि हमारा जो अनुच्छेद 19 है उसमें हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो वही है ABCDEF, ठीक है। तो उसी में ये आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए जो हमें प्रेस की स्वतंत्रता मिली हुई है वो किस आर्टिकल में है। तो इसका जो सही उत्तर है वो तो पहला वाला ही हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 19(1) में हमको प्रेस की आज़ादी मिली हुई है, ठीक है। और ये वाक एवं अभिव्यक्ति अर्थात भाषण की जो स्वतंत्रता है उसी के अंतर्गत आ जाता है प्रेस की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19(1)A, ठीक है। जो और भी ऑप्शंस दिए हैं उन्हें भी देख लीजिए। जैसे हमारा जो आर्टिकल 19(1)B है, ये क्या कहता है, ये कहता है भैया कि शांतिपूर्व आप जो है निरायुध सम्मेलन कर सकते हैं, अर्थात किसी भी तरह से कोई आपको सम्मेलन करना है तो आप बिना किसी हथियार औजार के शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं, ठीक है।
तीसरा कह रहे हैं अनुच्छेद 19(1)(c) अर्थात जो हमारा 19(1)(सा) है ये क्या कहता है, तो कहता है आप संघ बना सकते हो, ठीक है, ये स्वतंत्रता आपको दी गई है। और जो हमारा डी वाला है वो क्या कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर आप कहीं भी आ जा सकते हो, आपको आने जाने से रोका नहीं जाएगा। कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कुछ मतलब कि ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे आने जाने की मनाही है, तो वहाँ आप नहीं जा सकते। पता चला आप जा रहे हैं कि हम तो चलेंगे अंडमान निकोबार, वहाँ पे जो सेंटलीज जनजाति है उससे मिल करके आएंगे, हाय हेलो करके आएंगे, तो वहाँ नहीं जाने दिया जाएगा भैया। युक्ति युक्त प्रतिबंध आप देखेंगे कि हमारे जो भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें लगे हुए हैं, तो जहाँ पे रोका गया है वहाँ पे नहीं, और जो एरियाज़ है वहाँ आप आराम से आ जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको यूएस जाने के लिए आज़ादी हम लोग दे देंगे या सरकार दे देगी, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रही हो तो उसके लिए सॉरी, उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। अभी हमने देखा हमारा आर्टिकल 19 जो है ये हमको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जिसके भीतर हमें प्रेस की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, अबाध रूप से भारत देश की सीमा के भीतर कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, तो इस तरह की स्वतंत्रताएं मिल जाती हैं। हमें व्यापार और वाणिज्य करने की भी स्वतंत्रता यहीं से मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहे हैं कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पे प्राप्त होता है। ये बड़ा मतलब बहुत गंदा टाइप का क्वेश्चन मुझे लगता है, ये जहाँ भी आ जाता है मेरा मन करता है इसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, पर फिर भी पूछा गया तो मैं आपको इसके बारे में बता ही देती हूँ। तो चलिए देख लीजिए, ऑप्शंस क्या है, विदेश यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार या फिर सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, एकांतता का अधिकार। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं किताबी भाषा में, किताबी जो किताब में दिया हुआ है। मुझे ये सबसे रद्दी टाइप का क्वेश्चन लगता है। तो आप देखिए जो एकांतता का अधिकार है वो इसमें भैया मतलब बताया गया है कि अगर आप इन दोनों को मिला करके पढ़ेंगे तो इसकी जो मतलब कि एग्जैक्ट व्याख्या है वो हो जाती। तो देखिए बुक में दिया हुआ है कि इन चारों में से किसी भी अधिकार का उल्लेख अलग से अथवा स्पष्टता मूल अधिकारों से नहीं हुआ है, किंतु उच्चतम न्यायालय यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इनके द्वारा कई अपने निर्णयों में इसके बारे में बताया गया है। स्पेशली जो हमारा आर्टिकल 21 है उसमें देखिए कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात की गई, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के जो अधिकार है वो कहाँ पे है, आर्टिकल 21। इसी के अंतर जो है ये जो चारों अधिकार हैं इनको विभिन्न निर्णयों के द्वारा शामिल किया गया है, यानी कि कई सारे जो है निर्णय दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने इन, और उन्हीं निर्णयों में आर्टिकल 21 के भीतर ही इन सबको शामिल किया गया है, जैसे विदेश यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो ये सब आपको कहाँ मिल रहे हैं, इसी हमारे आर्टिकल 21 के भीतर। अभी मैंने बताया था ना कि इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, तो अभी दिखाएंगे कितनी लंबी है। देखिए एक केस आया था, आपने ज़रूर नाम सुना होगा, और इस बार जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें जो केसेस हैं ना उनको क्रोनोलॉजी में लगाने को आया था। तो कौन सा केस कब आया है उसकी जो मतलब उसका जो ईयर है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। तो अब देखिए जो केस आया था गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राजवाद्य, और ये कब का है, ये अपना 1975 का है। और इसी के साथ साथ एक और केस आया था मलक सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब और हरियाणा वाद, जो कि 1980 में आया था। इन जो मामले आए हैं इनमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये निर्धारित किया गया कि जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 19(1) का डी है वो भारत के राज्य क्षेत्र में जो सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार देता है वही है हमारा अनुच्छेद 19(1) डी वो, और साथ में अनुच्छेद 21 अर्थात जीवन का अधिकार। जब आप इनको मिला करके पढ़ेंगे तो भैया निजता का जो अधिकार है अर्थात एकांतता का जो अधिकार है वो प्राप्त होता है। तो क्या बता रहे हैं, कुछ खास नहीं बता रहे हैं, बस ये यही बता रहे हैं कि जो हमारे अनुच्छेद 19(1) का डी है जिसमें हमें कौन सा अधिकार मिला है कि आप भारत राज्य के भीतर कहीं भी अपाध रूप से मतलब कि बिना किसी बाधा के, बिना किसी परेशानी के कहीं भी आ जा सकते हैं, वो अधिकार। और अनुच्छेद 21 यानी कि जो जीवन जीने का अधिकार है, जब आप इन दोनों को मिला करके पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा क्या, निजता का अधिकार अर्थात एकांतता का अधिकार। ठीक है, आगे देखिए एक और केस आया है
वो कौन सा है? वो है भैया जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद, जिसमें आपने सुना होगा कि जो आधार कार्ड वाला मामला आया था ना कि निजता के अधिकार का ये उल्लंघन कर रहा है, उस वाले मामले की बात हो रही है। उसी वाले मामले में 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने जो निजता का अधिकार है यानी कि राइट टू प्राइवेसी है, इसको संविधान के आर्टिकल 21 में सम्मिलित किया था। अर्थात जो राइट टू प्राइवेसी है ये कहाँ सम्मिलित है? आर्टिकल 21 में। कहाँ से आया है? तो ये भी याद रखिएगा कि 2017 में जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले से आया है। ठीक है, आगे देखिए, तथा संविधान के भाग 3 के द्वारा इसको गारंटीकृत स्वतंत्रताओं का भाग मानते हुए स्पष्टतः संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। अब आर्टिकल 21 में है तो जाहिर सी बात है कि संवैधानिक संरक्षण मिलेगा ही, फंडामेंटल राइट के हिस्से के रूप में है ये। अब आगे देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने आर्टिकल 21 के अंतर्गत कई सारे अधिकारों को सम्मिलित किया है, जैसे अच्छे पर्यावरण का अधिकार, शीघ्र निवारण विचारण का अधिकार, विधिक सहायता पाने का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, अर्थात आपको जेल में मतलब ऐसा नहीं कि काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा, वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिखेगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, जैसे पहले आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो कैदी को कैसे बेड़ियों में बांध कर ले आते थे, तो वो सब नौटंकी अब नहीं होगी। अब सपोज दैट किसी को फांसी की सज़ा मिली है, उसको 4 दिन में फांसी होनी है, 4 महीने हो गए फांसी ही नहीं मिल रही है, वो बेचारा रोज़ सोच रहा है कौन सा दिन आएगा भगवान, मेरे जीवन का आखिरी दिन हो जाएगा। तो ये जो फांसी में विलम्ब होने का अधिकार है, यानी कि फांसी में विलम्ब ना हो, तुरंत जिस दिन का डेट मिला है उसी दिन निपटाओ, हमको बार बार घुट घुट के मरना नहीं है, तो इसके विरुद्ध भी अधिकार हमें आर्टिकल 21 के भीतर मिला हुआ है। इसके साथ साथ अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार हो गया, पीने के लिए पानी भैया शुद्ध मिले, भले ही आप देखें कि इसका जो पालन है वो ना होता हो, लेकिन हमें अधिकार है फंडामेंटल राइट्स के भीतर जो अनुच्छेद 21 है उसमें। ठीक है, और साथ में अच्छी सड़क का अधिकार, तो अच्छी सड़क कहाँ कहाँ पर है आप लोग बताएं, किनके किनके यहाँ बहुत VIP सड़क है, हम लोगों के यहाँ तो नहीं है भैया। हम लोगों के यहाँ तो जो हालात है ना इस समय कि बस अगर आप आ जाओ तो दोबारा कभी सपने में भी आने की कोशिश ना करो, मतलब जो धूल उड़ रही है भैया, अरे राम जी। इसके अलावा देखें, प्रतिष्ठा का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मिला हुआ है। एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता प्राप्त की जाए या प्रदान की जाए, ये भी अधिकार है। कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, तो इस तरह से करके बहुत सारे अधिकार हैं भैया जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत मिले हैं। अब देखिए, मेरे ख्याल से 2022 या 23 में एक क्वेश्चन पूछा गया था UPSC में, उसमें ये पूछा गया था अपनी मनपसंद शादी करने का अधिकार, अर्थात जो जीवन साथी चुनने का अधिकार है वो कौन से आर्टिकल में है, तो वो भी इसी आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। ठीक है, यानी कि जीवन साथी चुनने का अधिकार अर्थात लव मैरिज करने का जो अधिकार है वो हमको आर्टिकल 21 के अंतर्गत मिलता है। तो किसको किसको करना है भैया, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आर्टिकल 21 आपके साथ खड़ा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अब देखिए, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, कई सारे स्टेटमेंट हैं इसमें। क्या कह रहे हैं आपसे? कह रहे हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जा रही है, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 27 के भीतर ये हमको स्वतंत्रता मिली हुई है। ऑप्शंस क्या हैं? धर्म प्रचार करने का अधिकार, तो हाँ धर्म प्रचार का अधिकार है, हमने NCERT में इसको कवर कराया है, और हमने इसके साथ साथ NCERT के साथ लूसेंट में भी इसको कवर कराया है। दूसरा, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, तो हाँ भैया ये राइट भी इनको मिला हुआ है। राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, तो ये वाला अधिकार भी है। लेकिन जो चौथा कह रहे हैं ना कि धार्मिक निकाय के लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार है, तो भैया ये वाला अधिकार नहीं मिला है, अर्थात आप किसी का धर्म जबरदस्ती परिवर्तन नहीं करा सकते हैं, उसे बरगला करके आप अपने धर्म को मानने के लिए नहीं कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है, आप अपने धर्म को माने, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, ये सारे राइट्स हैं, लेकिन किसी का धर्म परिवर्तन कराने का जो अधिकार है वो आपको नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये डी वाला नहीं होगा, बाकी सारे कुछ स्टेटमेंट सही हैं। हमसे पूछ क्या रहा है? सही, तो 1 2 3 कहीं दिया है पहले वाले में। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त जो समाजवाद शब्द है, इसको निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर के पढ़ने पर सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति जो है वो प्राप्त हुई है? तो वही फिर से गंदा वाला क्वेश्चन आ गया है। तो इसका जो उत्तर है भैया वो कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल
मतलब 14 और 16 को मिला करके पढ़ने पे। तो जो हमारा आर्टिकल 14 है वो क्या कहता है, क्या आपको पता है? समानता के अधिकार की बात की जाती है आर्टिकल 14 में। और जो हमारा आर्टिकल 16 है वो लोक नियोजन में जो अवसर की स्वतंत्रता है उसके बारे में बातचीत करता है। तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ये देखिए आपको PDF मिल जाएगी, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आप देखिए कह रहे हैं किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपयुक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया? जो आप देखिए 2023 में यूपी प्रीलिम्स हुआ था ना, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, बस तरीका अलग था, ठीक है। क्योंकि चलिए देख लेंगे पहले ऑप्शंस कौन कौन से हैं, आर्टिकल 19, 20, 21 या फिर 22। तो इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, अनुच्छेद 20, ठीक है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि 3 क्लॉजेज हैं, तो उन्हीं जो 3 क्लॉजेज हैं ना उनमें से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आप देखिए जो संविधान का अनुच्छेद 20(2) है ना, आर्टिकल 20 का क्लॉज 2, इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो अदर ऑप्शंस हैं उन्हें भी देख लीजिए। तो अनुच्छेद 19 हमने देखा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता। जो अनुच्छेद 22 है वो किससे संबंधित है, तो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण मिलता है हमको अनुच्छेद 22 में, ठीक है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मुझे थोड़ा दुख हो रहा है कि कौन से अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, कौन से अधिकार हैं जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पूछा नहीं गया, पर मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको बता दूं। तो याद रखिएगा भैया, केवल 5 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, और जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं वो सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं। और वो 5 कौन से हैं, तो हमारे संविधान का 15 आर्टिकल, 16, 19, 29, 30। तो ये जो 5 आर्टिकल्स हैं ना, ये केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। अब आप सोचिए अगर आर्टिकल 19 हर एक नागरिक मतलब हर एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, तो पता चला पाकिस्तान से कोई व्यक्ति आया और ले एकदम मतलब ऐसी बातें बोल करके चला गया आर्टिकल 19 के तहत, क्योंकि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है, कि मतलब दंगा ही भड़का के चला जाए। तो इसी वजह से ये जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, ये केवल अपने नागरिकों को मिली है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, और हाँ डिटेल में अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं फंडामेंटल राइट्स, तो हमने लूसेंट में इसको कवर कराया है, वहाँ पे आप इसको कवर कर सकते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही सुमेलित नहीं है, या कौन से स्टेटमेंट हैं जो सही नहीं है। पहला देखिए, एक साइड मौलिक अधिकार है, दूसरी साइड अनुच्छेद है। कह रहे हैं कि अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, तो ये तो सही है। गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण, तो क्या आर्टिकल 23 में है ये? बिल्कुल नहीं। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 एकदम सही है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 एकदम सही है। तो आर्टिकल 23 जो है भैया वो गलत दिया हुआ है। क्यों गलत है ये? क्योंकि अनुच्छेद 23 जो है ना वो क्या कहता है, इसमें दिया गया है वही कि मानव का जो दुर्व्यापार और बलात् श्रम से निषेध, अर्थात मानव की किसी भी बुरे उद्देश्य के लिए खरीद फरोख्त नहीं की जाएगी और उनसे बेगारी वगैरह नहीं करवाया जाएगा, ये है हमारे अनुच्छेद 23 में। और ये जो गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण है ये आपको कहाँ मिलेगा? अनुच्छेद 22 में, ठीक है। तो बी वाला रॉन्ग था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन जो है ये अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? ऑप्शन देखें, 1971, 1976, 1979 या फिर 1981। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला, यानी कि 1976 में, ठीक है। तो ये देखिए, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने 1976 में पारित किया, और इसका उद्देश्य क्या है? अनुच्छेद 23 के परिप्रेक्ष्य में कि केवल बंधुआ श्रमिकों को मुक्त कराना ही नहीं, अपितु उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि सूचना का अधिकार है, कैसा है भैया? अभी हमने देखा था कि जो सूचना का अधिकार है मूल अधिकार है, और इसके साथ साथ ये विधिक अधिकार भी है, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी है वो ठीक हो जाएगा, ए और बी। यहाँ देखिए आपको बता रहे हैं कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है ना, यानी कि जिसको हम लोग राइट टू मतलब कि इंफॉर्मेशन, वो जो RTI है कुल मिलाकर के उसकी बात कर रहे हैं कि सूचना का जो अधिकार अधिनियम 2005 है, RTI एक्ट 2005, उसी के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को ये विधिक अधिकार प्राप्त है कि वो सार्वजनिक संस्थानों से, हाँ सार्वजनिक, किसी निजी संस्थान से नहीं कि आप टाटा के खिलाफ जाए मतलब कि RTI दायर कर देंगे, बताओ भैया टाटा में जो है क्या एकदम गुप्त रूप से बातें चल रही, तो वहाँ पे नहीं, वहाँ काम नहीं आएगा। जो सार्वजनिक संस्थान है ना, केवल वहीं पे ये काम आएगा। तो उनसे कोई भी सूचना मांग सके। उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) के ए में
भाषण व अभिव्यक्ति के अधिकार के अंदर मूल अधिकार माना हुआ है। ठीक है, तो सूचना का अधिकार कहाँ है भैया? आरटीआई एक्ट जो हमको मिला है वो कहाँ से आया है? तो आर्टिकल 19(1) का ए। ठीक है, आगे देखिए, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स बनाम भारत संघवाद, तो ये एक मामला है। इसमें न्यायमूर्ति वेंकट चलैया ने एक्सेप्ट किया था कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना प्राप्ति का अधिकार शामिल है। हालांकि भारतीय संविधान में सूचना के अधिकार का स्पष्ट उल्लेख आपको नहीं मिलेगा, अतः सूचना का अधिकार मूल अधिकार और विधिक अधिकार दोनों है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा। फंडामेंटल राइट से जितने क्वेश्चन पूछे गए थे हमने सारे के सारे क्वेश्चंस लगभग डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग भाग 4 से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं डीपीएसपी उसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपको एक अच्छी जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जिस तरह के PYQs पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड, और भी जो अदर फैक्ट हैं वो भी हम आपको बताते ही चलते हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है, वे हैं। ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है, ये यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2020 में। क्या कह रहे हैं? आर्टिकल 13 से 17, तो ये तो नहीं है। आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 15 से 19 या फिर 16 से 20। तो मेरे ख्याल से पता होगा कि ये जो 5 अधिकार हैं ये समानता के अधिकार के भीतरगत आते हैं और आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इन सब आर्टिकल्स को नहीं पढ़ा है तो आप गलत कर रहे हैं। फिर इन सारे आर्टिकल्स को पढ़ करके याद कर लीजिए। कम से कम आपको आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 51 तक तो एकदम रट्टू याद होना चाहिए। उसके बाद कई सारे आर्टिकल्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते रहे हैं, उनको भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो भी क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर में वो हमने देख लिया है। आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो हमारी लूसेंट पॉलिटी पढ़ सकते हैं। चलिए, ये रही आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन समझ आए होंगे। हाँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आया होगा उसके लिए सॉरी। चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, हम लोग ज्योग्राफी भी कर रहे हैं तो आप लोग पॉलिटी भी करिए, ज्योग्राफी भी करिए। जल्दी हम हिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आप लोग कहेंगे तो हिंदी भी स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।